ऑन कर दिए। चलिए, तो आज का टॉपिक होगा जब जनता बगावत करती है, 1857 और उसके बाद। ठीक है, तो ये जो टॉपिक है ये क्लास 8 का 5वां चैप्टर है। ठीक है, जब जनता बगावत करती है 1857 और उसके बाद, यानी 1857 में जो बगावत हुआ था, पहला सैनिक विद्रोह के नाम से जाना जाता है, तो उसके बारे में पढ़ेंगे। फिर उसके बाद में क्या क्या हुआ था, क्या क्या घटनाएं हुई थी, उसके बारे में हम लोग देखेंगे। चलिए, नीतियां और लोग। नीतियां मतलब होता है जैसे हर चीज, जैसे हमारे अभी भारत में अभी हर चीज का एक कानून है, एक नियम है, उस नियम को ही नीतियां बोलते हैं। जैसे आप किसी पर थप्पड़ नहीं उठा सकते हैं, किसी को जातीय सूचक गालियां नहीं दे सकते हैं, किसी आदमी को आप चलते हुए ठोकर नहीं मार सकते हैं, ऐसे मन किया तो किसी को कुछ भी कर दिए। तो उस समय भी कुछ ना कुछ लॉ रहा होगा, कुछ नियम रहा होगा, वो गलत या सही, उसके बारे में हम लोग पहले पढ़ेंगे। फिर उस समय लोग कैसे उस चीज को रिएक्ट करते थे, उसके बारे में हम लोग क्या करेंगे, देखेंगे। पिछले अध्याय में आपने ईस्ट इंडिया कंपनी की नीतियों और जनता पर उसके प्रभाव के बारे में पढ़ा। अब देखो, हम लोगों ने इसके पहले चैप्टर में बिरसा मुंडा के बारे में पढ़ा और दिकुओं के बारे में पढ़ा, और हम लोगों ने जाना कि वहाँ के आदिवासी लोग जो रहते थे, उन लोगों पर भी अंग्रेज लोग अधिकार करना चाहते थे। वो लोग जिस जंगल में रहते थे, जिस जंगल का मतलब कि यूज करते थे, वो भी जंगल अब सरकार बोली थी कि अब मेरा हो जाएगा। तो ये सारी चीज़ें, कमियां, बिरसा मुंडा के बारे में, वहाँ के संथाल विद्रोह के बारे में, ये सब चैप्टर हम लोगों ने पहले पढ़ा है। चलिए, तो इसके बारे में हम लोग पढ़ा है, तो आगे बढ़ते हैं। इन नीतियों से राजाओं, रानियों, किसानों, जमींदारों, आदिवासियों, सिपाहियों, सब पर तरह तरह के असर पड़े। आप यह भी देख चुके हैं कि जो नीतियां और कार्रवाइयां जनता के हितों में नहीं होती जो उनकी भावनाओं को ठेस पहुंचाती है, उसका लोगों किस तरह विरोध करते हैं। अभी अगर हालिया उदाहरण लिया जाए, तो हालिया उदाहरण में एक किसान विद्रोह हुआ था। किसान विद्रोह मतलब कि फार्मर प्रोटेस्ट हुआ था, अभी कुछ दिन पहले यहाँ के भारत के लोगों ने किया था, भारत के किसानों ने किया था। तो जब भी सरकार ऐसा कोई भी कानून लेके आती है, तो आप उसका विद्रोह करते हैं। जैसे मैं आज बोल दूं कि आपकी क्लास की टाइमिंग कल से सुबह 6 बजे से होगी, सर नहीं आएंगे। बोलेंगे सर नहीं आएंगे हम, सर उठते ही सर 10 बजे हैं, 8 बजे उठते ही हैं। तो आप लोग एक सजेशन होता है, एक विद्रोह भी होता है कि नहीं मानेंगे ही नहीं। जैसे छोटा बच्चा भी विद्रोह करता है। वो कैसे करता है? छोटा बच्चा विद्रोह करता है, वो मुंह फुला लेगा, बोलेगा ही नहीं, चुप रहेगा, कुछ एक्सप्रेशन ही नहीं देगा। बोले मम्मी कुछ डांट दी, अब बोलेगा ही नहीं, खाना नहीं खाएंगे, ये करेंगे नहीं करेंगे। तो कहने का मतलब ये है कि उनका भी एक मारपीट तो नहीं कर सकता है, लेकिन वो साइलेंटली विद्रोह करता है। बात समझ गए? विद्रोही नीति। जैसे कोई आदमी कोई कुछ खा रहा है, तुम खा लिया, कहेगा हम नहीं खाएंगे, तो विद्रोही नीति हो गया। मतलब कि जो तुम उसको अच्छा नहीं लगेगा, उसका वो साइलेंटली, यानी कि अहिंसक रूप से या हिंसक रूप से उसका क्या होगा, विद्रोह होगा। चलिए, अब देखिए, अब बताए थे इसके पहले वाले चैप्टर में कि वहां पे मुखिया टाइप का होता था आदिवासी में। अब उन लोगों का भी जो अधिकार था अंग्रेज के आने से, वो भी उनका खत्म हो गया। रानियां थी, उनका भी अधिकार खत्म। किसान लोग थे, मैंने जंगल में जो रहने वाले आदिवासी के बारे में पढ़ा था, तो वो लोग जहां मन किए खेती कर लिए। अब हुआ कि नहीं, आपको रेंट पर दिया जाएगा, उसके एवज में आपको कुछ रुपए देने होंगे या फसल देना पड़ेगा। तो ये मैंने किसान लोग भी परेशान होने लगे कि तुमको ये खेती करना ही है। ये सब परेशानियां उनके सामने आने लगी। जमींदार लोग पहले खुश थे
कि यहीं के लोगों का शोषण करते थे, अब उसके ऊपर भी अंग्रेज आ गया तो उसका भी होगा कि तुम अगर जमींदारी में अगर काम हमको वसूल कर नहीं देगा तो तुम्हारा जमींदारी खत्म कर देंगे। परेशान वो भी वर्ग हो गया। आदिवासी के बारे में तो पूरा चैप्टर ही पढ़ा है। सिपाही लोगों को भी तंग करने लगा, जो पुलिस महंग के मान लोग थे वो लोग भी परेशान रहने लगे। तो इसके बारे में अब क्या करेंगे, पढ़ेंगे। नवाबों और छीनती सत्ता। पहले नवाब होते थे, नहीं बोलते न, कहाँ का नवाब है रे तू, नहीं बोलता है कहाँ का नवाब है तुम। तो पहले एक पोस्ट होता था जिसको नवाब बोलते थे। क्या बोलते थे, नवाब। 18वीं सदी के मध्य में ही राजाओं और नवाबों की ताकत छीनने लगी। अब जिनके पास ताकत थी, मान लो कि हम अपने घर में सब कुछ काम करते हैं, हमको एक कोने में बंद कर दिया जाए कि तुम अब ये काम कुछ नहीं करो, तुम रूम में बंद रहो, तो हमको कैद कर दिया गया, हम अब करने के लिए सक्षम नहीं हैं। तो उन लोग राजा और नवाब दोनों का ताकत क्या होने लगा था, कम होने लगा था। अब कम कौन करने लगा था, इसके बारे में आइए पढ़ते हैं। उनकी सत्ता और सम्मान दोनों खत्म होते जा रहे थे। सम्मान मैंने इज्जत, मान लो कि हम टीचर हैं, तुम लोग नमस्ते भैया, नमस्ते सर, आज से हम कुछ और काम, बम बनाने लगे तो बोले अरे आतंकवादी है, प्रणाम मत करना उसको। ऐसा मतलब कि ऐसा बोलने को समझा जाएगा तो कैसा ऐसा बोला जाएगा। बहुत सारे दरबारों में रेजिडेंट तैनात कर दिए गए और स्थानीय शासकों की स्वतंत्रता घटती रही कि नहीं। स्थानीय जो शासक थे, मैंने यहाँ पे जैसे मुखिया होते हैं, वार्ड परिषद होते हैं, या स्थानीय लोकल मेंबर होते हैं, आपको कोई भी परेशानी होती है मुंह उठा के चले जाओ, बोलो कि ये गलती हो रहा है। तो स्थानीय लोगों की क्या ताकत क्या होती गई, घटती जा रही थी। उनकी सेनाओं को भंग कर दिया गया था। मतलब कि जो छोटे मोटे जो माने राजा महाराजा थे, उनके जो सैनिक लोग थे उसको भी समाप्त कर दिया गया कि नहीं, अब तुम सैनिक नहीं रखेगा, अब अंग्रेजी सैनिक रखना पड़ेगा। उनके राजस्व वसूली के अधिकार और इलाके एक एक करके छीने जा रहे थे। राजस्व वसूली मतलब बात समझना, राजस्व वसूली मतलब होता क्या है कि आप जो हैं जमीन का कोई टुकड़ा, जमीन का कोई हिस्सा पे आप खेती करते हैं, सरकार अभी भी राजस्व वसूली करती है। जब आप जमीन लिखाते हैं तो कि नहीं, भारत सरकार को एक टैक्स देते हैं कि हम ये जमीन लिखा रहे हैं। जब भी जमीन का आदान प्रदान होगा, जमीन रजिस्ट्री बोलते हैं उसको कि नहीं, लैंड रजिस्ट्री जब भी होती है तब उस सरकार कुछ टैक्स लेती है। अब बोलेगा कि हाँ ये भी बात है, सरकार रेंटल टैक्स भी लेती है, जाने अनजाने, तुमको मालूम नहीं है, लेकिन हर 1-2 साल पर आप अपने जमीन का रिन्यू कराते हैं, उसको मालगुजारी भी बोलते हैं कि नहीं। मालगुजारी कटना मतलब कि कुछ अमाउंट होता है जो कि सरकार को जाता है, ठीक है, इसमें कोई परेशानी नहीं। जैसे आपको एमसीडी का फायदा उठाते हैं तो एमसीडी कुछ अमाउंट भी आपसे लेती है कि नहीं। बहुत सारे स्थानीय शासकों ने अपने हितों की रक्षा के लिए कंपनी के साथ बातचीत भी की। क्या की, बातचीत भी की। उदाहरण के लिए झांसी की रानी लक्ष्मीबाई चाहती थी कि कंपनी उसके पति की मृत्यु के बाद उसके गोद लिए हुए बेटे को राजा मान ले। अब देखो हुआ क्या था ना कि उन्होंने बहुत सारा नीति लाया कि जिसका जो अपना बेटा नहीं होगा उसका राज्य जो है ना अब बिना राजा का माना जाएगा, अंग्रेज जो होगा वो अपने आपस में क्या करेगा, उसको मिला लेगा। बात समझे कि नहीं। तो रानी लक्ष्मीबाई ने बोला था कि नहीं, रिक्वेस्ट किया था कि नहीं, हमारा जो गोद लिया हुआ बच्चा है, माने मेरा अपना बच्चा तो नहीं है कि नहीं, दूसरों का बच्चा जो मैंने गोद दत्तक पुत्र बोलते हैं या गोद लिया हुआ पुत्र बोलते हैं, वो हम ले लिए हैं, तो उसको अब राजा क्या किया जाए, मान लिया जाए। पेशवा बाजीराव द्वितीय के दत्तक पुत्र नाना साहब ने अपनी कंपनी से आग्रह किया था कि उसके पिता को जो पेंशन मिलती थी वह मृत्यु के बाद भी उन्हें मिलने लगे। अब हुआ क्या ना, सुनना जरा ध्यान से। यहाँ के राजा महाराजा थे, अंग्रेज आया, धीरे धीरे उनका पावर कम किया, राजस्व टैक्स वैक्स खुद उछलने लगा कि नहीं।
अब ई हो गए। अब क्या करता था, मान लो कि हम कोचिंग का ओनर है या तुमको हम बना दे तुम्हारे घर का ओनर है। अब एक आदमी आए, हम तुम्हारे घर पे जाएं और तुम्हारे पापा को बोले कि जो तो आप काम करते हैं या जो आपकी जो कंपनी है वो मेरा अधिकार हो गया है, जैसे तैसे भी हम कंपनी अपने नाम पर कर लिए। हम बोल लेंगे कि हम आपको जो है ना 2000 का महीना हर महीने 1 लाख का महीना देंगे हर महीने। बोलेगा ठीक है, कोई बात नहीं है। अब तुम बूढ़ा हो गया, अब मरने के कगार पर है, बेटा को तो कंपनी मिला नहीं, अंग्रेज हथिया लिया है, तो बेटा बोल रहा है कि भाई हमें भी जो है ना अब क्या करिए, हमें भी पेंशन दीजिए। क्या दीजिए? सरकार पेंशन क्यों देती है किसी आदमी को, गवर्नमेंट एम्प्लॉय को क्यों देती है जानते हो? कि आपने पूरा जीवन सरकार को दिया है, तो सरकार की भी जिम्मेदारी है कि जब जवानी था तो चूस लिया गया काम करवा के, तो जब आपका बुढ़ापा हो तो आपको एक रीजनल अमाउंट मतलब कुछ जरूरी अमाउंट जो कि जीने के लिए जरूरी हो वो दिया जाए। उनकी श्रेष्ठता और सैनिक ताकत के नशे में चूर कंपनी ने यह निवेदन को ठुकरा दिया। तुम बोला कि भाई हमारा पेंशन बढ़ाइए भाई, अब महंगाई हो गया है। तो मान लो पहले 5 साल 10 साल पहले देते थे 10,000 रुपया महीना, तो क्या 10,000 में अभी भी चलेगा? नहीं। तो हमारे पास ताकत ज़्यादा, हम यार जो करना है कर लो, अब वो भी नहीं देंगे। क्या करेंगे? अब वो भी नहीं देंगे। तो कंपनी के पास सैनिक हो गया था, ताकत हो गया था, रुपए हो गया था, तो क्या वो लोग क्या कर रहे थे? अब यहाँ के लोगों को अब दबा रहे थे। आगे देखते हैं। अवध की रियासत, अवध कहाँ है? यूपी में है, ठीक है। अवध की रियासत अंग्रेजों के कब्जों में जाने वाली आखिरी रियासतों में से एक था। तो अवध का जो रियासत था वो अंग्रेजों के पास जो गया वो सबसे लास्ट रियासत था। कौन था? लास्ट रियासत था, ठीक है, जो कि अंग्रेज के पास में वो चला गया। 1801 में अवध का एक सहायक संधि थोपी गई। अब देखना, इस सहायक संधि एक वर्ड है कि नहीं, जो कि सबको परेशान करेगा। 1801 में क्या आया? सहायक संधि। 1856 में अंग्रेजों ने उसे अपने कब्जों में ले लिया। गवर्नर जनरल डलहौजी, याद रखना है नाम, क्या नाम है? डलहौजी ने ऐलान किया कि रियासत का शासन ठीक नहीं चलाया जा रहा है, इसीलिए शासन के दुरुपयोग करने के लिए ब्रिटिश प्रभुत्व जरूरी है। अब देखो होता क्या है ना, अंग्रेज कैसे करता है, सुनना जरा ध्यान से। मान लो कि किसी के पिताजी दारू पीते हैं, ठीक है, किसी के पिताजी दारू पीते हैं। अब कोई आदमी आए, अंग्रेज आया, बोले तुम्हारे पति तुम्हारे दारू पीते हैं, अब तुम्हारे पति नहीं रहेंगे, हम तुम्हारे पति हैं, हम तुमको देखेंगे। अब यही सेम चीज, यही समझो। चाहे हम तुम्हारे घर के मालिक हो गए, तुम्हारा पति दारू पी रहा है, तुम्हारा देख ख्याल नहीं रखता है, पत्नी बोलेगी रे साला जैसा भी है वो मेरा पति है, उसको हम संभाल लेंगे, तुम कौन होता है बोलने वाला? तो अंग्रेज भी वैसे ही करता था। झूठ की कहावत थी कि राजा जो है अब शासन नहीं चला सकता है, तब हम तुम्हारा राजा है, अब हम कंट्रोल करेंगे। ये कौन बात है भाई? बात समझे कि नहीं? अब बात समझिए। तो शासन का दुरुपयोग करने का आरोप लगा के हम तुमको बोल दे कि जैसे तुमको हम कंप्लेन कर दे कि उस स्कूल में पढ़ाई नहीं होता है, चलो हमारे स्कूल में खूब पढ़ना। मतलब एक का बुराई करके दूसरे को अपना लेना, बेशक वहां अच्छा होता हो। बात समझ गए? चलिए, कंपनी ने मुगलों के शासन को खत्म करने की भी पूरी योजना बना ली थी कि नहीं। धीरे धीरे यहाँ के राजा सबको क्या कर रहा था? खत्म कर रहा था। कंपनी द्वारा जारी किए गए सिक्कों पर जो मुगल बादशाह का नाम हटा दिया गया। मुगल बादशाह का क्या हुआ? नाम हटा दिया गया। अब 1849 ईस्वी में गवर्नर जनरल डलहौजी ने ऐलान किया कि बहादुर शाह जफर की मृत्यु के बाद बादशाह का परिवार लाल किला से निकलकर उसे दिल्ली के कहीं और बसाया जाएगा। तुम्हारा घर, तुम्हारा बनाया हुआ सब कुछ हम बोल देंगे कि जो है
कि अगर इसके पापा जी है या दादाजी इसके या कोई उसके पूर्वज मर जाते हैं उसके गर्भ से, तो अब इसको जो है यही अंतिम शासक रहेगा, इसके बाद में इसी गर्भ से निकाल के इसको बाहर फेंक देंगे। सोच पा रहे हो कि क्या हद तक चल रहा है? हमरे बिलाई हमरे को रहा है म्याऊ, बोल रहा है कि नहीं? म्याऊ कर रहा है, उसको भी म्याऊ कराया जाएगा, हड़बड़ाइए नहीं। लेकिन थोड़ा परेशान तो किया। 1856 में गवर्नर जनरल कैनिन ने यह फैसला सुनाया कि बहादुर शाह जफर आखिरी मुगल बादशाह होंगे। बस समझ रहे हो? आखिरी मुगल बादशाह कौन होंगे? बहादुर शाह जफर। कौन बोले? गवर्नर जनरल कैनिन बोला था कि भाई अब जो होगा राजा की परंपरा को क्या कर दिया जाएगा? समाप्त कर दिया जाएगा। अब जो भी राजा होता था अब राजा नहीं होगा, ये अंतिम राजा है, इसके बाद में अब मेरा शासन होगा, कंपनी का शासन होगा। उनकी मृत्यु के बाद उसके किसी भी वंशज को बादशाह नहीं माना जाएगा। मतलब समझ रहे हो? उन्हें केवल राजकुमारों के रूप में मान्यता दी जाएगी। छूट मोट का देखो, ये सब क्या करते जानते हो? एक बड़ा चीज को खत्म करता था, एक लेमन चूस देता था, जैसे भी सरकार कर रही है। एक बड़ा सा काम कर देगी और छूट मोट कर लेमन चूस दे देंगे। अरे बेटा तुम बहुत अच्छे आदमी हो भाई, तुमको एगो आईफोन दे रहे हैं, तू एगो आंख दे दो। हम भी तो कुछ दे रहे हैं तो तुम भी कुछ दो। हम आईफोन दे रहे हैं तुमको, तू आंखें दे दो एगो। ऐसा सिस्टम चल रहा है अभी, पहले भी चलता था अंग्रेजों के टाइम में। हाँ बस बड़ी चीज, ऐसा चीज ले लेना कि तुम कहोगे वस्तु के बदले वस्तु दो, तुम्हारा भी आंख वस्तु है, हम आईफोन है, वही वाली बात है। किसान और सिपाही, किसान और सिपाही कैसे प्रभावित हुए उसके बारे में हम लोग भी क्या करेंगे? पढ़ेंगे, देखेंगे। गांव में किसान और जमींदार भारी भरकम लगान। अब लगान क्या होता है जानते हो? टैक्स। जानते हो लगान क्या होता है? हाँ, क्या होता है टैक्स? किसी भी चीज पे एक हम लोग टैक्स देते हैं कि नहीं सरकार को? कैसे देते हैं टैक्स? हर किसी चीज में, अगर हम कोई सामान खरीदते हैं उसके अंदर भी, हमारी जो सैलरी आती है उससे भी, हर चीज के अंदर। चलो इतना तो ज्ञान आपको लोगों के पास है कि भारत का लोग जो है ना मिसकंसेप्शन फैला देता है। क्या मिसकंसेप्शन फैला देता है? कि धनी लोग ही टैक्स देते हैं। भारत के सभी लोग भारत के विकास में एक अहम भूमिका निभाते हैं। वो कैसे? कि जब भी कोई भी वस्तु या सेवा या कर या कोई भी चीज खरीदते हैं या बेचते हैं तो उस पे एक टैक्स लगता है। हाँ, जीएसटी, गुड एंड सर्विसेज टैक्स, बहुत सारा टैक्स है। टैक्स पे हम नहीं जाएंगे कैसे मैंने कैसे क्या है। जैसे आप घर भी लिखाते हैं या खरीदते हैं बेचते हैं तो उस पर एक टैक्स लगता है। गाड़ी भी खरीदते हैं टैक्स लगता है। पेट्रोल भी खरीदते हैं तो टैक्स लगता है। मोबाइल कि नहीं, कोल्ड ड्रिंक, पेप्सी कि नहीं, जो चीज आप खरीद रहे हैं उस पे एक टैक्स लगता है। ठीक है, चलिए तो लगान समझ गए, टैक्स समझ गए। कर वसूली के सख्त तौर तरीके से परेशान थे। सख्त तौर तरीके मतलब समझना, देखो टैक्स कोई गलत चीज ना है, पहले से भी लगते आया है, अभी भी लगता है। अब तुमको बोल दिया जाए कि आप एक फार्मर हो, किसान हो, अब आपको बोला जाए कि भाई साहब कि आप जो खेती कर रहे हो उस खेती पर तुमको 10% टैक्स देना है। यानी कि मान लो कि 100 केजी अगर कोई सामान उपजता है तो 10 रुपये जो है ना, हम 10 केजी हमको देना होगा। 100 केजी पे 10 केजी देना होगा। ठीक है, अच्छा है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, दे देंगे। अब दिक्कत किसानों के साथ ये आती है कि जब किसान लोग खेती किया, फार्मिंग किया, फार्मिंग करने के बाद में उपज हुआ ही नहीं, जीरो। उपज क्या हो गया? जीरो। नमस्ते। उपज क्या हो गया? जीरो। तो उपज जब जीरो हो गया तो अब कहां से टैक्स देगा?
टैक्स दे पाएगा? टैक्स नहीं दे पाएगा। तो उसके लिए क्या जरूरी हो जाएगी? उसके लिए अब ये लगान देना बहुत परेशानी वाली बात हो जाएगी। अब इसमें भी परेशानी नहीं है, परेशानी अब शुरू होगी। अब परेशानी होगी कि अगर तुम टैक्स नहीं देते हो तो तुमको उठा लिया जाएगा, पीटा जाएगा, जलील किया जाएगा, तुमको कोई ना कोई दूसरे माध्यम से और कर्जा लेकर टैक्स भरो। बात समझे कि नहीं? तो आपको और क्या किया जाएगा? परेशान किया जाएगा। तो इसलिए लोग जो है ना ज्यादा परेशान होने लगे। टैक्स से ज्यादा आदमी परेशान नहीं होता है। तुम्हारे घर पे हम डेली जाने लगे, है फीस लाओ, फीस लाओ, फीस लाओ, फीस लाओ, फीस लाओ। तुम कहोगे फीस लाओ, साला अभी महीना पूरा नहीं, फीस लाओ कि नहीं? रोज चले जाए, बोलेगा इस टीचर के यहाँ कोचिंग सेंटर में नहीं जाना, परेशान करने लगा। और मान लो कि पूरे मुकुंदपुर में मेरा ही कोचिंग सेंटर है, अब क्या करोगे? तो तुम कि नहीं, क्या ही कर सकते हो? कुछ नहीं कर सकते हो। बहुत सारे लोग महाजनों से कर्ज लौटा नहीं पा रहे थे। अब देखो, जो खेती किया है वो भी कर्जा लेके किया गया है। एक बार गेट बंद कर दे, ठीक है? तो वो भी क्या कर दिया गया है? कर्ज लेके किया गया है। तो वो तो कर्ज दिया नहीं जा रहा है, उल्टा इनको क्या चाहिए? टैक्स चाहिए, लगान चाहिए। अब परेशान, फसल हुआ नहीं फसल हुआ ही नहीं। तो देख रहे, दोहरी मार, किसान दोहरी मार से जूझ रहे हैं, कोई सुनेगा नहीं। इसके कारण उनकी पीढ़ियां पुरानी जमीन हाथ से निकलती जा रही थी। अब हुआ क्या? इस बात समझो, ये मेरा जमीन है, सुनना जरा ध्यान से, ये मेरा जमीन है, लैंड है, मैंने कर्जा लिया, खेती किया। क्या किया? खेती किया। सरकार को भी, मैंने ब्रिटिश को भी टैक्स देना है। अब ये खेती मैं 3 साल से कर रहा हूं, एक बार मान गया कि हाँ भाई अगली बार हो जाएगा तो सधा देंगे, फिर अगली बार सधा देंगे। 3 बार जब खेती की है ना, तो इसका भी कर्जा मान लो कि 100 रुपया हो गया, और इसका भी एक 20 रुपया हो गया। अब बोलेगा कि तुम तो दे नहीं पा रहा है, खेती हो नहीं पा रहा है, तो हमको अब खेत दे दो, खत्म करो। अब खेते खत्म हो गया, अब तुम क्या करेगा? फिर कुछ और लेने के लिए और पैसे लेने पड़ेंगे, और फिर नहीं हो पाएगा, फिर तुम, फिर खत्म। तो ट्रैप है, उस ट्रैप में फंसा दिया गया था। तो उनकी पीढ़ियां पुराने जमीन हाथों से निकलती जा रही थी। उनकी पुरानी पीढ़ियों का जो जमीन था वो उनके हाथों से, मान लो ऐसा 10 खेत था, 10 खेत का जमीन है कि नहीं? अब धीरे 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 वैसे ही करते करते 2-4 साल खेती हुआ, 1 साल 2 साल नहीं हुआ, धीरे धीरे फैमिली भी बढ़ता गया, खर्चा भी बढ़ता गया, आमदनी कुछ बढ़ा नहीं। धीरे धीरे क्या होने लगा? खेत और खेती दोनों समाप्त होने लगे। कंपनी के तहत काम करने वाले भारतीय सिपाहियों के असंतोष की अपनी वजह थी। अब किसकी बात कर रहे हैं? भारतीय सिपाही। अब भारतीय सिपाही मतलब सर भारत के लिए लड़ते थे? नहीं, अंग्रेजों के साथ रहकर भारत के खिलाफ वो लड़ते थे। देख, पहले शुरू में काम मिलेगा ना तो सब कोई करेगा ही। ऐसा कोई भारतीय लोगों को गलत भावना नहीं रखना है कि उस समय जब काम करते थे अंग्रेज, थोड़ी मालूम था कि दुश्मन आदमी है। वो तो मसाला खरीदने आया था, बिजनेस करने आया था। बात समझे कि नहीं? वे अपने वेतन, भत्ते, सेवा शर्तों के कारण परेशान थे। वेतन मतलब जो जितना दिन आप काम कर रहे हैं उसके एवज में जो आपको रुपए मिल रहा है उसको वेतन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? मंथली नहीं बोलते हैं, महीना, वो वेतन है। ठीक है, चलिए। भत्ता मतलब होता है, भत्ता मतलब जैसे मान लो कि तुमको हम ले गए, अब जम्मू कश्मीर में काम करवा रहे हैं, तो तुम्हारा तो घर तो है नहीं, तो वहां पे रहने के लिए चाहिए जगह, खाने के लिए चाहिए कि नहीं, कपड़ा लत्ता के लिए चाहिए, तो पहले भत्ता दिया जाता है। अभी भी गवर्नमेंट आदमी को भत्ता मिलता है। भत्ता मतलब कि रहने का, रेसिडेंशियल, माने घर या तो सरकारी आवास मिल जाएगा, नहीं तो रुपए मिलेगा। हाँ, अरे रुपए काटते हैं तो तुम रह भी तो रहे हो,
खरीद नहीं सकते। खरीद लो तो तुमको फिर नहीं देना पड़ेगा हमको टैक्स वगैरह। टैक्स नहीं, तुमको सरकार देगी। वैसे सरकार अरे होता क्या है, बात समझो, सुन लो एक सेकेंड। मान लो दिल्ली में रहने के लिए एक अच्छा फ्लैट लीजिएगा तो 5,000 का पड़ता है। सरकार का जो माने नियम है वो 3,000 देने का है। सरकार के हिसाब से 3,000 रुपया मिलता है। तो जब आप सरकारी फ्लैट लीजिएगा तो आपको 3,000 सरकार को देना पड़ेगा। ये रुपया देती है सरकार, ये सरकार रुपया देती है। तो अब रुपया ना लेके तुम रूम में ले लिया, बात समझे। जब आप अपने रूम में रहिएगा तो सरकार 3,000 रुपया देगी। जब उसके रूम में रहिएगा तो ये 3,000 रुपया काट लेगी मैंने, समझ गए। तो सरकारी, अरे बात नहीं समझे, सरकार में रहेंगे तो मिलेगा। सुनो 10,000 रुपया तुम्हारा मंथली आता है, ठीक है, इकाई दहाई सैकड़ा हजार 10,000। 5,000 रुपया तुमको 3,000 रुपया रहने का मिलता है, 2,000 रुपया खाने को मिलता है, ठीक है। मिलता है। हाँ सरकार देती है। मैं टोटल अगर तुमको अगर बाहर खाओगी रहोगी तो 15,000 मिलेगा, ठीक है। अगर आपने उसका सरकारी आवास ले लिया तो 3,031। उनका खाना खाया उसके होटल में कि नहीं, या उसके माने मेस में, तो 2,000 खत्म। अब बाहर रहिएगा तो 3,000 में काम यहाँ तो चल जाएगा, उसका रूम लेके चलिएगा, लेकिन बाहर आपको 5,000 रुपये देना पड़ेगा। खाना खाइएगा तो 3 से 4,000 रुपया लग जाएगा। तो जो वहाँ थोड़ा मोड़ा काम चला ले रहे थे 5,000 में, अब यहाँ पे कितना लग रहा है, 8,000 रुपया लग रहा है। तो भत्ता तो कम ही है ना भाई। वैसे सबको सरकारी आवास भी नहीं मिल पाता है बात, क्योंकि सरकारी आवास बहुत कम ही होता है। अब भत्ता समझ गए। चलिए, सेवा शर्त मतलब होता है कि जब आप कोई काम आपको हम नौकरी पर रखें कि मयूरी का काम है अब कि क्या किया जाएगा, अब कंटेंट राइटर का काम करेगी, मतलब कॉपी पेन पर जो हम बताएंगे उस फार्मूला को नोट डाउन करेगी, बुक वगैरह लिखेगी। अब ये काम दे दिए, अब इसको हम कल से बोले मयूरी रूम भी थोड़ा साफ कर दो, चलो ठीक है। अब बोलेंगे कि चलो अब तुम्हारा जो है ना, अब हम अपना घर बना रहे हैं, वहां भी मजदूरी कर देना थोड़ा सा। मंथली नहीं बढ़ा रहे हैं, बस काम बढ़ा रहे हैं। हाँ क्या बढ़ा रहे हैं, काम बढ़ा रहे हैं। यानी कि सेवा शर्त मतलब कि इसको काम पे रखा गया था कोई और के लिए, कुछ वो भी करवा रहे हैं, उससे कुछ एक्स्ट्रा करवा रहे हैं। बात समझे। मान लो कि तुमको सुरक्षा गार्ड में रखा गया कि भाई हाँ तुम गार्ड का काम करना, तो तुमको काम क्या है, गेट के बाहर रहना कि कौन आया नहीं गया, ऐसा नहीं। अब तुमको बोला जाएगी रे थोड़ा दुकान में से सामान ले आ दो, बउआ चले जाओ थोड़ा अमेरिका वहां से सामान ले आते, भाई हम गार्ड हैं। बात समझे कि नहीं। तो और कोई आके बोले जाओ इस सामान को पहुंचा के। हाँ तो थोड़ा मोड़ा एक बार दो बार कर देगा, बोलेगा कि नहीं, मैंने जो शर्त पे रखना उस शर्त से ज्यादा काम करवाना। बात समझ गए। जैसे मम्मी एक बार बोल देती है दुकान में जाओ बेटा सामान लेके आओ, तुम जाते हो ले आते हो, फिर दोबारा बेटा ये छूट गया, तीसरी बार मम्मी जब बोलती है मम्मी अब हम नहीं लाएंगे, क्योंकि ये कैसे बोलते हो कि अब जा पहुंच के खिलाओ, रुक जा